दोस्तों, यह कहानी तुम संग प्रीत लगाई का 7वां चैप्टर है। गुरुजी का ध्यान एक बार फिर वंदना की तरफ जाता है। अपने बेटे के लिए बहू देखने की तमन्ना उसकी धरी की धरी रह गई। कितना ख्वाब देखती थी अपने सारंग के लिए। ऐसी बहू लाऊंगी तो इस नृत्य कला को और भी प्रगति की ओर बड़ा कर ले जाएगी। गुरुजी अभी भी वंदना की याद में लीन थे, जिसे देखकर कस्तूरी उनके कंधे पर हाथ रखती है। कस्तूरी के स्पर्श से गुरुजी का ध्यान टूटता है और वो कस्तूरी की तरफ देखते हैं। कस्तूरी कहती है, अभी बहू आई नहीं कि आप सोच में पड़ गए। गुरुजी कहते हैं, अरे ऐसा नहीं है पगली, मैं यह सोचने लगा कि यह बात अगर वंदना सुनती तो घर में अभी से सब तैयारी करना शुरू कर देती। याद है, सारंग से ज़्यादा वंदना चाहती थी कि सारंग की शादी हो जाए और वो इस घर की चाबी अपने बहू को सौंप सके। गुरुजी को फिर वंदना के याद में खोए देख कस्तूरी अब फिर से आंख दिखाते हुए कहती है, गुरुजी मैं बता रही हूँ फिर से, आपकी बातों को सुनना। ऊपर से गुरु माँ भी दुखी होती हैं। आपका कितना ख्याल रखती थी वो, और अब आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। क्यों आप गुरु माँ को तकलीफ़ दे रही हैं? आपको डॉक्टर ने सलाह दी है कि सिर्फ आपको खुश रहना है, तो क्यों आप खुद को और गुरु माँ को तकलीफ़ पहुँचा रही हैं? गुरुजी एक बच्चे की तरह कहते हैं, उसे भी तकलीफ़ होती है क्या वहाँ? कस्तूरी कहती है, आपकी वजह से होती है उन्हें तकलीफ़। आपको पता है कि सपने में भी वो मेरा कान पकड़ती हैं, यह कहकर कि मैं आपका ख्याल ठीक से नहीं रखती हूँ। गुरुजी कहते हैं, हाँ वो तुझे सब सिखाती थी, और उसके बार बार समझाने पर भी जब तुम कुछ नहीं समझ पाती थी तब वो तेरा कान पकड़ जोर से मरोड़ देती थी, और उसके ऐसा करने से ही तुझे सब समझ आ जाता था। तुझे याद है न यह सब? गुरुजी बोलते हुए वंदना के साथ बीते पलों में खोने लगे थे। कस्तूरी जोर से कहती है, वही तो, अब आपकी वजह से मेरा कान मरोड़ती हैं गुरु माँ। अब उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं आपका ख्याल रखती हूँ जितना मुझसे हो पाता है, लेकिन नहीं, आप तो सुनते ही नहीं हैं किसी के। गुरुजी अगर आप इस तरह रहोगे तो सारंग का क्या होगा? वो भी आपसे कम बात करने लगा है। आप उसकी भी एक भी बात का मान नहीं रख पाए आज तक। गुरुजी कस्तूरी की तरफ देखकर कहते हैं, अरे वो जिद करता है मुझे वहाँ ले जाने की, और तू जानती है कि मैं यह जगह छोड़ नहीं जा सकता। यहाँ वंदना हर कोने में बसी हुई है। ऐसा लगता है कि वो जैसे मेरे आसपास ही है। दूसरे देश में मैं जाकर क्या करूँगा भला? वंदना का यह नृत्य कला केंद्र जहाँ आज भी बच्चे आते हैं, मैं यहीं खुश हूँ कस्तूरी। कस्तूरी फिर से समझाते हुए कहती है, तो कुछ दिनों के लिए ही चले जाइए गुरुजी, उसे भी तो अच्छा लगेगा। इस बार फ़ोन आए तो कह दीजिएगा कि मैं कुछ दिन तुम्हारे पास ही रहूँगा। गुरुजी कहते हैं, और यह डांस क्लास? कस्तूरी कहती है, मैं और स्वरा दी हूँ ना। गुरुजी फिर वंदना की कही बातों को याद करते हुए कहते हैं, जानती है कस्तूरी, वंदना यह नृत्य कला केंद्र अपनी बहू के नाम पर रखवाना चाहती थी। यही उसकी अंतिम इच्छा थी। उसे ऐसी बहू चाहिए थी जो उसकी तरह हो, जो इस नृत्य कला केंद्र का मान रख सके। कस्तूरी कहती है, ठीक है गुरुजी, सारंग आ रहा है, आप उससे बात करके गुरु माँ की आखिरी इच्छा भी पूरी कर लीजिएगा, लेकिन उसके पहले आपको सारंग के साथ जाना होगा। इस बार अगर वो जाने को कहे तो मना मत करना। कस्तूरी तोते की तरह एक ही रट लगाए जा रही थी गुरुजी के पास, क्योंकि वो जानती थी कि सारंग को इस बात का काफ़ी अफसोस है, और वो कस्तूरी से यह बात कई बार कह चुका है। इस बार गुरुजी कस्तूरी की बात का मान रख तो रहे थे, लेकिन एक शर्त के साथ। ठीक है, मैं जाऊंगा, पर तेरी जीत के बाद तुझे यह कंपटीशन जीतना ही होगा कस्तूरी, मेरे लिए और खुद के लिए। अच्छा समय पर आ रहा है। सारंग भी हमारे साथ दिल्ली जा सकेगा, वरना दिल्ली का वो हादसा। कस्तूरी समझ चुकी थी कि गुरुजी क्या कहना चाहते थे, इसलिए गुरुजी अब अगर आपने कुछ कहा तो मैं नहीं जाऊंगी दिल्ली। गुरुजी कहते हैं,
नहीं बेटा, इस शहर ने हमसे काफ़ी कुछ छीना है। अच्छी यादगार तो इसने एक भी नहीं दिया हमें। इस बार भी अगर कुछ ऊंच नीची बात हो गई तो शायद मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। उस घटना के बाद मैं कमज़ोर और लाचार महसूस करता हूँ खुद को। जब तक वंदना थी उसने मेरी हिम्मत को तोड़ने नहीं दिया, लेकिन इस बार एक ऊंची आह के साथ बात को अधूरी छोड़ गए गुरुजी। कस्तूरी कहती है, गुरुजी आप मुझे समझाते रहते हो लेकिन खुद एक बच्चे की तरह रट लगाए रहते हो। फिर बीपी की दवाई को गुरुजी के हाथों में देकर कहती है, गुरुजी इसे खाइए और थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं कल से प्रैक्टिस शुरू करती हूँ। गुरुजी कहते हैं, तुझे वहाँ जाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? कस्तूरी के जीवन का एक काला सच तो आज भी उसे याद है, लेकिन गुरुजी के सामने सच्चाई को छुपाते हुए कहती है, नहीं गुरुजी मैं ठीक हूँ अब पूरी तरह। गुरुजी कहते हैं, तो इस फॉर्म में तुम्हारा नाम भरकर जमा कर दूँ क्या? कस्तूरी कहती है, हाँ मैं इस कंपटीशन में जाऊँगी गुरुजी। इस बार मेरे सपने के बीच कोई नहीं आएगा। कस्तूरी ने इस बार दृढ़ संकल्प के साथ यह बात गुरुजी के सामने रखी। कस्तूरी की बातों से इत्मीनान होकर गुरुजी मेडिसिन अपने मुंह में डालते हैं और कस्तूरी उन्हें पानी का गिलास देती है। कस्तूरी जानती थी कि गुरुजी अब भी उस विषय को लेकर ही सोचेंगे, लेकिन गुरुजी को चिंता मुक्त रखने के लिए कहती है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ आराम करना है। समझ में आया? सिर्फ सारंग के बारे में सोचिए, क्योंकि शादी की तैयारी आपको ही करनी होगी। गुरुजी कहते हैं, ठीक कहता है सारंग, तुझे रेडियो मिर्ची की तरह नॉन स्टॉप बोलती रहती है तू। कस्तूरी कहती है, ओह आखिर खून ने खून का ही साइड लिया। हो गए ना आप? अब आप भी सारंग की तरफ, हद है। जाओ, मैं बात नहीं करती आपसे, बाय। या कहकर कस्तूरी कमरे से निकलने के लिए मुड़ती है। गुरुजी कहते हैं, अरे सुन तो। कस्तूरी कहती है, ना ना आप पार्टी बदलते रहते हैं, नहीं करना मुझे आपसे बात। कहकर कस्तूरी निकल कर जाती है वहाँ से। गुरुजी कहते हैं, बचपना नहीं गया अब तक, तू ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रह मेरा बच्चा, कभी तुझे किसी की नज़र न लगे। सारंग से ज़्यादा मुझे तेरी चिंता लगी रहती है कस्तूरी। गुरुजी हल्के स्वर में यह कह रहे थे खुद से। यह कहकर गुरुजी बिस्तर पर अपने बदन को छोड़ देते हैं। कस्तूरी कॉलेज पहुंचती है और घर से निशु कॉलेज पहुंचती है। निशु कस्तूरी को कॉलेज के सामने देखते ही, यार क्या टाइमिंग है तेरी, एक साथ ही कॉलेज पहुंच गए दोनों। कस्तूरी कहती है, समय के साथ ही चलना चाहिए निशु। निशु कस्तूरी को इस तरह उत्तर देकर कहती है, क्या हुआ, तेरा मूड नॉर्मल नहीं हुआ क्या अब तक? कस्तूरी कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं नॉर्मल हूँ। निशु कहती है, गुरुजी कैसे हैं तेरे? कस्तूरी कहती है, ठीक है। निशु कहती है, क्या हुआ, तेरे जवाब देने का ढंग बदला नज़र आ रहा है, कुछ बात तो है ज़रूर, वरना तू ऐसे ऐट कर जवाब नहीं देती। कस्तूरी कहती है, निशु नेशनल डांस कंपटीशन की डेट फाइनल हो गई है, तू जानती है कि मैं इसमें भाग लेना चाहती हूँ, लेकिन कस्तूरी बात पूरी खत्म करती उसके पहले ही निशु आंखें फाड़ कर कहती है, फिर से। कस्तूरी निशु के चेहरे के हाव भाव देख असहज महसूस करते हुए कहती है, यार निशु कम से कम तू तो इस तरह से रिएक्ट मत कर। निशु को समझ नहीं आता है कि इस बात का वो कस्तूरी को क्या जवाब दे, इसलिए निशु हौले से रास्ते के आर पार देखते हुए कहती है, हाँ नहीं, लेकिन मैं मानेंगी इस बार। इस सवाल को निशु ने दाग ही दिया कस्तूरी के सामने, क्योंकि दोनों इसी प्रश्न के घेरे में झूल रहे थे। दोनों ही जानते थे कि सरला इस बार तो अनुमति देने से रही। कस्तूरी चिंता व्यक्त करते हुए कहती है, समस्या तो यही है ना निशु, तू भी जानती है या, लेकिन इस बार भी मैं इसमें भाग लूँगी निशु। इस बार मेरा पूरा ध्यान इस पर रहेगा। गुरुजी को मुझसे काफ़ी उम्मीद है निशु, इस बार भी। और तू भी जानती है कि मेरा सपना है इसमें जीतना, तभी मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकती हूँ। निशु सोच में पड़ गई। वो
जानती थी कि यह रास्ता अब कठिन है कस्तूरी के लिए। निशु कहती है, कस्तूरी, लेकिन यह बात तुम माँ को कैसे बताएगी? वैसे यह कंपटीशन इस बार कहाँ होगी? कस्तूरी कहती है, दिल्ली। यह सुनकर निशु की सांस एक बार फिर अटक जाती है और बड़ी बड़ी आंखें करके कहती है, फिर से दिल्ली। कस्तूरी कहती है, यह मेरी बदकिस्मती ही समझ। निशु कहती है, फिर तू तो गई मेरी बहन, माँ तो इजाज़त देने से रही। कस्तूरी कहती है, निशु, कम से कम तू तो इस तरह मत बोल यार। कुछ न सही मेरी हिम्मत तो बढ़ा सकती है ना तू। निशु कहती है, तो मैं क्या तुझे झूठी उम्मीद दूँ? निशु की बातें सुन कस्तूरी सोच में पड़ जाती है। फिर एक साहस जुटाकर कस्तूरी निशु से कहती है, निशु, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आज ही माँ से बात करूँगी। निशु, इस मौके पर कला केंद्र की हर स्टूडेंट की नज़र है। अगर मैंने गुरुजी को अपना इकरारनामा नहीं दिया तो कोई और स्टूडेंट मेरी जगह ले लेगा। देखना, पक्का अमन ही जिद करेगा जाने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी मेहनत कर रहा है इसके लिए। कस्तूरी को एक सांस में कहते देखकर निशु कहती है, कस्तूरी, जरा सांस ले यार, तू क्या क्या सोचने लगी इस बीच? निशु भी समझ रही थी कस्तूरी की हालत, और उसकी हालत देख उसे तरस भी आ रहा था। निशु कहती है, कस्तूरी, अभी रास्ते में बात करना ठीक नहीं है, तू टेंशन मत ले, घर में जाकर सोचते हैं इस विषय पर। कस्तूरी कहती है, नहीं निशु, और कुछ सोचना नहीं है, घर जाकर मैं सिर्फ अपना फैसला सुनाऊंगी। निशु कहती है, ठीक है, अभी तो कॉलेज के भीतर चल। निशु की नज़र गेट पर खड़े शुभम की तरफ जाती है, जो वहीं खड़े होकर अंगद से बात कर जा रहा था। कस्तूरी से निशु कॉलेज के गेट की तरफ इशारा से दिखाते हुए कहती है, चल उधर। कस्तूरी समझ गई कि निशु ने शुभम को देखकर ही यह बात कही है। कस्तूरी कहती है, शुभम जो दिख गया तुझे मतलबी, इसलिए वहाँ से जाने की जल्दबाजी दिखा रही है। निशु कहती है, यार मैं सोचती हूँ ना तेरे लिए, लेकिन यहाँ खड़े रहकर भी तो अभी कुछ नहीं कर सकती ना। कस्तूरी और निशु गेट की तरफ जाने लगे। अंगद कस्तूरी को आते देख मन ही मन खुश हो रहा था। शुभम कहता है, गुड मॉर्निंग। शुभम का इशारा कस्तूरी की तरफ था। यह बात निशु और कस्तूरी दोनों ही जानते थे। रोज की तरह आज भी कस्तूरी ने कोई जवाब नहीं दिया। निशु शुभम के पास रुक गई और कस्तूरी आगे बढ़ने लगी। कस्तूरी को आगे बढ़ते देख अंगद कस्तूरी से कहता है, कैसी हो कस्तूरी, बहुत दिन बाद कॉलेज आई हो। कस्तूरी ने भी बात को आगे न बढ़ाते हुए कहा, हाँ, बोलकर कॉलेज के भीतर चली गई। अंगद वहीं खड़े होकर कस्तूरी को जाते हुए देख रहा था। रोज की तरह आज भी अंगद को निराशा ही हाथ लगी। अंगद को इस तरह मायूस होते देख शुभम निशु को जोर से आवाज़ में कहता है, यार निशु, प्रॉब्लम क्या है तेरी बहन को, इतना भाव क्यों खाती है वो? निशु अपनी बहन कस्तूरी का पक्ष लेते हुए कहती है, शुभम, ऐसी बात नहीं है, तुम लोगों को भी पता है कि दी सबके साथ ज़्यादा घुल नहीं पाती, सब एक जैसे नहीं होते हैं शुभम। अंगद की तरफ देखते हुए शुभम, क्यों कस्तूरी अंगद को पसंद नहीं करती? मुझे पसंद समझ नहीं आता, उसी की तरह तो अंगद भी है, मेरे सिवा कोई और दोस्त नहीं है उसके। कितना प्यार करता है वो कस्तूरी से, लेकिन पता नहीं कस्तूरी कौन से राजकुमार का वेट कर रही है। निशु अंगद की तरफ देखते हुए कहता है, यार सॉरी अंगद, लेकिन दी को पापा की मर्जी से ही शादी करनी है, और वो भी अपने पैरों पर खड़े होने के बाद। अगर तुम कस्तूरी के लिए रिश्ता भेज सकते हो तो बोलो, मैं पापा को मना लूँगी। निशु ने स्पष्ट रूप से अंगद को कहा, क्योंकि अब वो भी शुभम के बार बार जोर देने से तंग आ गई थी। अंगद जो अब तब से शुभम और निशु की बात सुन रहा था, मायूस होकर कहता है, अरे यार, ऐसे कैसे भेज दूँ रिश्ता? अभी पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई है, जॉब मिलने में कितना टाइम लगेगा बता भी नहीं सकता। एक बहन भी है, पता तो है तुझे। पहले
उसकी शादी करूँगा तब अपने लिए कुछ सोच सकता हूँ। अंगद की बहन सेजल भी इसी कॉलेज में है, लेकिन वो निशु के क्लास में है। सेजल को भी पता है कि अंगद कस्तूरी को पसंद करता है और कस्तूरी उसे भाव नहीं देती। यह बात से वो कस्तूरी को पसंद नहीं करती। निशु कहती है, हाँ, तब तो अभी मैं भी कुछ नहीं कर सकती अंगद। शुभम और अंगद दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते रह जाते हैं। निशु से दोनों को इस तरह की उम्मीद नहीं थी। अंगद निशु की तरफ देखता है, जो चुप होकर खड़ी थी और उसे ही देख रही थी। अंगद शुभम से कहता है, शुभम, क्लास में मिलते हैं। यह कहकर अंगद चला गया। उसके जाते ही शुभम निशु पर बरस पड़ा। बहुत ही घमंडी और नकचढ़ी है कस्तूरी। यह सुनकर निशु का दिमाग गर्म हो जाता है। निशु और शुभम गेट के पास खड़े होकर ही बात कर रहे थे और टॉपिक का हिस्सा आज भी कस्तूरी ही थी। अंगद को भाव न देना या कस्तूरी की सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन सिर्फ शुभम के लिए। इसलिए एक क्लास में पढ़ते हुए भी शुभम की कभी बन ही नहीं पाई कस्तूरी से। कस्तूरी पर उसका गुस्सा कभी न कभी फूटता ही रहता है, जिसे निशु इग्नोर ही करती रहती थी। शुभम वैसे तो कई बार उसे कह चुका था कि कस्तूरी घमंडी और नकचढ़ी लड़की है, लेकिन आज यह बात निशु के हलक से नीचे नहीं उतरी और निशु का दिमाग गर्म होने लगा। शुभम की यह बातें सुनकर, तुम जानते ही क्या कितना हो शुभम कस्तूरी को कि तुम उसके बारे में ऐसा कह रहे हो। निशु ने पलटकर सवाल पूछा शुभम से। शुभम यह सुनकर कहता है, गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। एक बार भी कभी उसने जवाब तक नहीं दिया मुझे। या तो तुम भी देखती हो, क्योंकि तुम्हारे सामने ही उसे गुड मॉर्निंग कहता हूँ। मजाल है कि कभी इसका जवाब वो मुझे दे। निशु कहती है, शुभम, कस्तूरी बच्ची नहीं है। वो टोन समझती है कि सामने वाला उससे किस रूप में बात करना चाहता है। तुम यह गुड मॉर्निंग उसे एक दोस्त के रूप में नहीं कहते हो, या तुम भी मुझसे बेहतर जानते हो। शुभम कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि आज तुम कस्तूरी के पक्ष में कुछ ज़्यादा बोल रही हो। निशु कहती है, शुभम, तुमने जब जब अंगद के बारे में बात करने को कहा, मैंने तब तब कस्तूरी से बात की, लेकिन प्यार दबाव में नहीं होता है। शुभम, या तुम भी जानते हो, और अंगद से मैंने तुम्हारे सामने ही कहा ना कि रिश्ता भेज दे। अपनी हजारों प्रॉब्लम बता गया वो, देखा ना तुमने अभी। शुभम कहता है, लेकिन यहाँ वो गलत भी तो नहीं बोल रहा है। नौकरी नहीं मिली उसे अब तक, तब तक तो दोनों एक दूसरे से टाइम पास कर ही सकते हैं। निशु चौंक गई शुभम की बातों से। जब वो गलत नहीं है तो कस्तूरी भी गलत नहीं है शुभम। और टाइम पास क्या होता है शुभम? कहीं तुम भी तो मेरे साथ टाइम पास नहीं कर रहे हो। निशु ने यह बात गुस्से में कहा। निशु के गुस्से की बिजली अपने ऊपर गिरते देख शुभम कहता है, आज तुम्हें क्या हो गया है निशु? इस बीच हमारा रिश्ता कैसे आ गया? निशु कहती है, यह तुम सोचो शुभम, हम अपने बारे में कम, इनके पीछे ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं। जब भी तुम फ़ोन करते हो, अंगद की सिफारिश करते रहते हो। जब सामने मिलने आते हो तो कस्तूरी में लाख कमियां निकालते हो। इतनी ही कमी अगर कस्तूरी में है तो उसे अपने हाल पर छोड़ दो शुभम। और हाँ, आज लास्ट टाइम बोल रही हूँ, अब इस टॉपिक पर कोई बहस नहीं होगी। यह कहकर निशु निकल गई वहाँ से और शुभम देखता रह गया। शुभम कहता है, यार, यह दोनों बहन ही नकचढ़ी हैं। यह कहकर वो भी निशु के पीछे जाने लगा। रजत ऑफिस में अपने टेबल पर बैठ काम कर रहे थे, तभी शर्मा जी के नाम से उसकी मोबाइल में घंटी बजती है, जिसे देखकर रजत कॉल रिसीव करते हैं। शर्मा जी रजत का हाय हेलो सुने बिना ही अपनी बात रखते हैं उनके सामने। देखो रजत, केशव की माँ ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, अपनी इज्जत का सवाल है। थोड़ा कस्तूरी को समझाओ और हमें बताओ ताकि हम केशव की माँ को जवाब दे सकें। रजत ने हाँ में हामी भरकर
फ़ोन कट कर दिया और अब उन्हें भी चिंता सताने लगी क्योंकि उनके बड़े भाई साहब का दबाव बराबर बने हुए था। उन्होंने वहीं बैठे बैठे अपनी पत्नी को फ़ोन लगाया। सरला कहती हैं, भाई साहब ने फिर फ़ोन किया था। भैया तो यह रिश्ता चाहते हैं, लेकिन कस्तूरी को कैसे समझाऊं, यह बात सता रही है। कस्तूरी की माँ सरला कहती हैं, भैया ने हमारी कस्तूरी के बारे में इतना सोचा तो हमें भी उनका मान रखना ही पड़ेगा जी। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। आप शाम को घर आइए, बैठकर कस्तूरी से बात करते हैं। सरला को दिलासा देते देख रजन ने फ़ोन कट कर दिया। दोनों को ही कस्तूरी की चिंता सता रही थी, क्योंकि कस्तूरी इस शादी के लिए नहीं मानेगी। यह तो उन दोनों को भी पता था। शाम को कस्तूरी और निशु रोज की तरह ही घर आकर दोनों ही फ्रेश हो चुके थे। जहाँ निशु फ्रेश होकर टीवी ऑन करके बैठ गई, तो वहीं कस्तूरी ट्यूशन में आने वाले बच्चों का वेट करने लगी और वो मन ही मन तय कर चुकी थी कि आज रात को वो इस कंपटीशन के बारे में माँ और पापा से बात करेगी। कस्तूरी अपनी उधेड़-बुन में थी, तो वहीं रजत और सरला में आंखों आंखों में गुफ्तगू चल रही थी। सरला आंखों से इशारा कर रजत को उससे बात करने को कह रही थी और रजत थे कि कस्तूरी से बात करने की हिम्मत जुटा रहे थे, क्योंकि कस्तूरी के हर सपने से वो वाकिफ़ थे। वो जानते थे कि कस्तूरी अपने सपने को उड़ान देना चाहती है, लेकिन एक बाप की मजबूरी भी ऐसी थी कि वो इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने भी नहीं देना चाहते थे। तब जब यह रिश्ता उनके भाई साहब द्वारा तय किया गया हो। सरला कहती हैं, आप ऐसे ही सोचते रहेंगे तो बात ना हो पाएगी इस जन्म में। रजत कहते हैं, करता हूँ बात सरला, अभी कस्तूरी ट्यूशन पढ़ाएगी। सरला कहती हैं, अभी बच्चे आए नहीं हैं जी पढ़ने, अभी समय है, बात कर लीजिए। सरला के बार का बार कहने पर रजत कस्तूरी के कमरे में जाते हैं। कस्तूरी इसी कमरे में बच्चों को पढ़ाती थी और अब वो खुद हाथों में एक बुक पढ़ शायद बच्चों के आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी उसके पापा कस्तूरी के पास आकर कहते हैं, बेटा एक बात बोलना है तुझे। कस्तूरी पापा को इस तरह बोलते देख अपने हाथों में पकड़े किताब को अपने बगल में रख देती है और पिताजी की तरफ देखकर कहती है, हाँ पापा बोले ना, वैसे मुझे भी आपसे बात करना था। रजत कहते हैं, क्या बोलना था तुझे? कस्तूरी ने एक सांस ऊंची भर लिया। वो जानती थी कि इस बात से सामने आने पर घर में महाभारत का होना तय था, खासकर उसकी माँ की तरफ से। और यह समय ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो चुका था। इसलिए अपनी बात को पीछे रखते हुए और रजत की तरफ देखकर कहती है, पापा पहले आप ही बताइए। लेकिन कस्तूरी को जिस महाभारत का डर था, जिसकी वजह से उसने अभी अपनी बात नहीं रखी, लेकिन उसे भनक तक नहीं लगी कि यह बात पर भी उसके घर में महाभारत होने वाली है। कस्तूरी के यह बोलते ही उसके पापा ने बिना समय गंवाए कहा, कस्तूरी भैया ने तेरे लिए एक रिश्ता भिजवाया है, तू क्या कहती है इस बारे में? दोस्तों, कस्तूरी की ज़िंदगी की आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि आप लोगों को कहानी पसंद आ रही है। तब जल्दी से कहानी आगे की अपलोड करेंगे, नहीं तो इसी पार्ट के बाद ये वाली स्टोरी बंद कर देंगे। धन्यवाद।